सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। कौम को मुबारक हो, हुकूमत ने अपना पहला बजट बराए माली साल 2019-20 पेश कर दिया, जिसका कुल हजम 7,036 अरब रुपए है। किफ़ायत शुमार हुकूमत के इस बजट में 3,151 अरब रुपए का खसारा है। आइंदा माली साल की वफाकी आमदनी का तखमीना तकरीबन 6,716 अरब रुपए है, जबकि जारी अखराजात 6,192 अरब रुपए के होंगे। मगर आपको घबराना नहीं है। आइंदा माली साल के बजट में खाने पीने की बेशतर अशिया महंगी हो चुकी हैं, जिसमें चीनी, घी, खुर्दनी तेल, गोश्त, खुश्क दूध, पनीर, क्रीम, मिनरल वाटर, मशरूबात, CNG, सीमेंट, सिगरेट, गाड़ियाँ, जेवरात, फ्लेवर जूसेस, सीरप, स्कॉशेस, चमड़े की अशिया, कालीन, खेलों का सामान, स्टील की रॉड, बुलेट सब महंगे हो गए। मगर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि किफ़ायत शुमारी मुहिम भी वज़ीर आज़म ऑफिस का मजमूई बजट कम ना कर सकी। मुल्क के किफ़ायत शुमार वज़ीर आज़म ने ना सिर्फ 2018-19 के बजट में मुख्तस करदा रकम से ज़्यादा खर्चा किया, बल्कि 2019 और 20 के बजट में इजाफी रकम भी मांग ली। गुज़िश्ता बजट में वज़ीर आज़म ऑफिस के लिए 98 करोड़ 60 लाख रुपए मुख्तस किए गए थे, मगर वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से साल भर में 1.09 अरब रुपए का खर्चा किया गया। अब नए माली साल के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस के लिए 1.17 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मगर आपने घबराना नहीं है। आइंदा बजट में महंगाई की चक्की में पिसते आवाम पर 512 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाए गए, जबकि 300 अरब रुपए की टैक्स छूट ख़त्म कर दी गई। ताख़ीर से इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों पर जुर्माना और सरचार्ज लगाया जाएगा, जबकि नॉन फाइलर्स पर गाड़ी और जायदाद खरीदने की पाबंदी ख़त्म कर दी गई। ग्रेजुएट्स को मुलाजमत देने वालों को टैक्स रिफंड कर दिए जाएंगे। 1 लाख रुपए माहाना आमदन पर 2500 रुपए टैक्स अदा करना होगा। मगर जी आपको घबराना नहीं है। अगर हम बात करें कुछ सियासी गिरफ्तारियों की, अदाद-ओ-शुमार की और अदाद-ओ-शुमार के बदलते तेवर की, तो आवाम को ना घबराने के मशवरे देने वाले हुक्मरानों से सवाल करते हैं कि साबिका हुक्मरानों की लूट मार के नतीजे में खसारे का बोझ आवाम पर डालना कहाँ का इंसाफ है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि अगर ख़जाना खाली हो, टैक्स ना दहिंदगान की तादाद भारी हो, पेट्रोल, बिजली, गैस और टैक्सेस ना बढ़ाए जाएं, लेकिन हुकूमत के पास क्या कोई जादू की छड़ी है कि जिसको घुमाकर हुकूमत तमाम मसाइल हल कर दे? ऐसा तो कुछ है नहीं। और मौजूदा हुक्मरानों के माजी के हुक्मरानों पर इल्ज़ामात और शिकायत और माजी के हुक्मरानों की मौजूदा हुक्मरानों पर तनकीद, इस तमाम मामले से आखिर आवाम को क्या मिलेगा, उनको क्या हासिल होगा? आवाम सवाल करते हैं, उन्हें महंगाई की भट्टी में आखिर क्यों धकेला जा रहा है? अगर सियासी मंजरनामे की हम बात करें तो मौजूदा हालात में आसिफ अली जरदारी और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के बाद अब किसकी बारी है? सूरत हाल मज़ीद पेचीदा होती नज़र आती है। कुछ अंदर की खबर रखने वाले कहते हैं कि गिरफ्तारियों का ये सिलसिला थमने वाला नहीं और अब बारी मुराद अली शाह, खुर्शीद शाह और तैमूर तालपुर की है। कुछ और अंदर की खबर रखने वाले ये भी कहते हैं कि अब बारी हुकूमती अरकान की है। परवेज़ खटक और दीगर रहनुमाओं के लिए मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। लेकिन अब देखना यह है कि एहतसाब की लटकती हुई तलवार सिर्फ अपोजिशन की हद तक ही महदूद रहती है या फिर हुकूमती अरकान भी इस तलवार की धार का निशाना बनते हैं। आखिर इससे फ़ायदा किसको होगा? इस तमाम तर सूरत हाल में क्या हुकूमत मजबूत होगी या तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। बाबर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तजिया लेते हैं। बाबर डोगर साहब, नए पाकिस्तान में नया बजट तो पेश कर दिया गया जो टैक्सेस की भरमार से भरपूर था, लेकिन अगर हम गिरफ्तारियों की बात करें तो 2 बड़ी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। एक बड़ी गिरफ्तारी लंदन में भी हो चुकी है। अब कौन कौन सी बड़ी गिरफ्तारियां हैं और कौन कौन से बड़े नाम हैं जो ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि हुकूमत से भी सामने आ सकते हैं? सुमैया, इन चंद एक ख़ानदान जो पिछले 10 साल इन्होंने हुकूमत की है, इन्होंने अरबों रुपया कौम का लूटा है, अरबों रुपया।
और अगर PMLN की बात करें तो पंजाब में जिस तरह से बड़े बड़े प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया गया, जिस तरह से उनसे किकबैक्स लिए गए, जिस तरह से 5-5 घरों को CM हाउस डिक्लेयर किया गया, जाती उमरा जैसा जो 3200 एकड़ का घर है उसको CM हाउस डिक्लेयर किया गया, करोड़ों रुपए की रेनोवेशन वहाँ पे करवाई गई हैं। ये तो ऐसे थे जैसे बाहर से पाकिस्तान सिर्फ हमें लूटने आए हैं। तो जिन्होंने 10 साल हुकूमत की, इतना लोन लिया, उसके बाद मुल्क की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया, उनका एहतसाब होना चाहिए। जब भी, अब मैं हमजा की बात सुन लें, जब भी इनको एहतसाब वालों ने नेट इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया है तो इन्होंने आज तक किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, किसी एक सवाल का। अगर इनको पूछा गया कि जनाब ये TTs के पैसे कहाँ से आए, कहाँ से बिजनेस आया, तो ये जवाब देते थे मेरे भाई से पूछें। पूछा जाता था भाई कहाँ पर है, वो लंदन है, जाएं टिकट कटवाएं और जाके उनसे पूछ लें। ये इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब से पूछा जाता था जब इन्वेस्टिगेशन की गई कि जनाब ये आपके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, ये जो हमजा शुगर मिल का ड्रेन है वो कैसे बनवाया, तो वो कहते जी मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैंने जनाब मेट्रो बना दी, मैंने ऑरेंज लाइन बना दी, मैंने इस मुल्क के लिए अब दिन रात एक कर दिया। लेकिन जो सवाल था उसका जवाब आज तक नहीं दिया। अगर आप देखें सिंध में तो ओमनी ग्रुप, उसके बाद जरदारी ग्रुप, अरबों रुपए की करप्शन, किस तरह से शुगर मिलों पे कब्जे किए गए, किस तरह से बाबर साहब सवाल तो फिर सबसे होना चाहिए ना, एहतसाब तो फिर सबके लिए होना चाहिए। जिसने जिस दौर में मुल्क को लूटा तो हिसाब से 10 साल का तो नहीं, 10 साल से पहले का भी मांगना चाहिए, या फिर वो हिसाब किताब किसी खाते में नहीं है। देखिए सुमैया, ये मेरा इमरान खान से सबसे बड़ा इख्तलाफ है। वो जब भी बात करते हैं वो कहते हैं कि जी अपोजिशन का एहतसाब होगा, इन लोगों का जिन्होंने 10 साल मुल्क को लूटा उनका एहतसाब होगा। एहतसाब हर एक का होना चाहिए, एहतसाब अक्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए, बिला तफरी चाहिए, चाहे वो चौधरी हैं, चाहे वो परवेज खटक है, चाहे KPK की गवर्नमेंट है, हर एक की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और जो इस BRT है KPK में, उसका भी ऑडिट होना चाहिए, फाइनेंशियल ऑडिट होना चाहिए। कौम को पता होना चाहिए कि उसमें कितना पैसा लगा, उसमें डिले क्यों हुआ, कितना कौम का पैसा जाया हुआ, और जिन लोगों की वजह से ये पैसा जाया हुआ वो लोग कौन है, वो चेहरे कौन से हैं। पंजाब में जिसने करप्शन की उसका भी ऑडिट होना चाहिए, सिंध में जिसने करप्शन की उसका भी ऑडिट होना चाहिए, KPK में जिसने करप्शन की उसका भी ऑडिट होना चाहिए। गवर्नमेंट के अंदर बिल्कुल सही, जो बिल्कुल सही करप्शन कर रहे हैं उनका भी ऑडिट होना चाहिए। बिल्कुल सही पॉइंट टेकन। मैं आती हूँ आपकी जानिब बाबर साहब, कानूनी राय भी शामिल करना जरूरी है। इरफान खादिर साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून। इरफान साहब, एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर अमल पैरा है, कहना है चेयरमैन NAB का, लेकिन अपोजिशन कहती है कि सिर्फ अपोजिशन की गर्दन को पकड़ा जाता है। हुकूमत या अरकान भी हैं और भी लोग हैं जिन्होंने करप्शन किए, करप्शन से भरा हुआ है ये मुल्क। पकड़ें सबको, किसी को ना छोड़ें, सिर्फ 10 साल की करप्शन ना पकड़ें, 10 साल से पहले 10 साल और उससे पहले 10 साल की करप्शन भी पकड़ें। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर कोई तफरीक हो रही है या आपके ख्याल में कोई तफरीक नहीं है? जी मैं बिल्कुल, ये जो मुझसे पहले मैं सुन रहा था, ये कोई साहब बाबर साहब आपने फरमाया बात कर रहे थे। जी जी, कौन साहब थे ये जो बात कर रहे थे मुझसे पहले? बाबर साहब। हाँ, मैं बिल्कुल उनसे एग्री करता हूँ कि अगर आपने वाकई एहतसाब करना है तो अक्रॉस द बोर्ड करें, और अगर आप ये एस्टेब्लिश नहीं कर सकते और आप नजर नहीं आता कि आप अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब कर रहे हैं, तो फिर एहतसाब की जो कामयाबी है उस पे बहुत से सवालिया निशान फिर उठेंगे और लोग जो है अपने डाउट्स भी एक्सप्रेस करेंगे। आपके ख्याल में आपको डाउट्स हैं? जरूरी है कि एहतसाब सबके लिए हो रहा है इरफान साहब? इक्वली अप्लाई करना चाहिए, और मैं बिल्कुल बाबर साहब से इस मामले में एग्री करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि हमने बहुत ज्यादा ये शोर डाला हुआ है पिछले बहुत सालों से कि करप्शन 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 करप्शन। देखें, जरूरत इस बात की है कि हमें मुल्क को लेके आगे चलना है। हमें जब समझ नहीं आती कि मुल्क को लेके आगे कैसे चलना है, तो फिर हम रिट्रोस्पेक्टिविटी में माजी में चले जाते हैं, और फिर सारी चीज जो है ब्लेम जो है माजी को देने के लिए हम ये साबित करना चाहते हैं कि जी माजी के जो लोग थे वो बड़े करप्ट थे। और हालांकि जो करप्शन का जो सतहबाब है, जो करप्शन जो आपकी पकड़नी है, वो आपको प्रेजेंट की पकड़नी चाहिए, हालिया दौर की पकड़नी चाहिए। 10-10 साल 15-15 साल 20-20 साल पुराने मामला तो उस वक्त टाल लिए जाते हैं जब वो लोग नहीं रहते या जब वो रिटायर हो जाते हैं।
तो ये जो तरीकाकार है ये कोई सही नहीं है। इस हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे, लेकिन यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कल जो नया बजट हुकूमत ने पेश किया, अपना पहला बजट पेश किया है, मुल्क की तारीख के सबसे बड़े खसारे का बजट पेश किया गया, जो कि तवक्कुआत तो कमी थी क्योंकि ये पहले ही हुकूमत कह चुकी थी, ज़ाहिर हम कर्ज़ों के बोझ तले दबे हुए हैं, लेकिन टैक्सेस की भरमार से भरपूर ये बजट था जिसमें बज़ाहिर तो आवाम को कोई रिलीफ देते हुए हुकूमत नज़र नहीं आई। अलबत्ता वज़ीर आज़म ने जब कल रात को कौम से ख़िताब किया तो उनका यही कहना था कि अभी ये मुश्किल दौर है और हम इस मुश्किल दौर से जल्दी निकल जाएंगे, लेकिन कौम को थोड़ा सब्र का दामन थामना होगा। ये कुछ मुश्किल फ़ैसले हैं जो कि हम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि पहली बार हुकूमत ने अपना 50 अरब रुपए का ख़र्चा जो है वो कम किया है। मुल्क पर 24,000 अरब रुपए का कर्जा इकट्ठा हुआ और इसके लिए हम एक आला सतही कमीशन बना रहे हैं। इस बात का भी वज़ीर आज़म ने इंदिया दिया। अब सवाल ये है कि इस बजट से आवाम को क्या मिल रहा है? वो आवाम जिनको किस टेक्निकल चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं, उनको ये नहीं मालूम कि कितने टैक्सेस किस किस शोबे में कितने लगाए गए, उनको तो बस ये पता है कि आटा, दाल, चीनी, चावल, गोश्त, सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं। वो अपना सौदा सुल्फ लाने में उनको अब मज़ीद कितने पैसे लगाने होंगे, क्योंकि जो तनख्वाहें हैं उनमें तो कितना इजाफा नहीं हो रहा, और जो कम से कम तनख्वाह है वो 17,500 रुपये इस हुकूमत की जानिब से इस नए बजट में रखी गई है। तो होगा क्या? क्योंकि जो अपोजिशन है वो तो ये इल्ज़ाम लगा रही है कि ये बजट है IMF का अक्कास, लेकिन आवाम क्या कहती है? आइए पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर बात करते हैं। ये तो गरीब आवाम बेचारी पहले पिसी हुई है, उसके ऊपर एक और ये है पेट्रोल महंगा, तमाम जो भी खुर्दनी अशिया टोटल महंगी की महंगी हैं, और भी इसमें बढ़ा दिया। बेचारे गरीब लोग तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो अगर थोड़ी सी महंगाई होने से काम ठीक हो जाता तो मसला नहीं है, थोड़ी सी हुई है, बाद में इमरान साहब बोल रहे हैं कि बाद में कवर हो जाएगी। गरीब आदमी क्या करेगा बेचारा, वो कुछ भी नहीं कमाता, जितना नहीं कमाता उतनी ज़्यादा बजट आ गया, इतनी महंगाई हो गई है। वैसे ही इमरान खान हौसला दे के इंसान की ऐसी की तैसी कर दी है बस। अभी भी बजट आया है, महंगाई होगी, टैक्स होंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसा का वैसे ही चलेगा। हाँ, लेकिन फ़र्क 2-3 सालों में इसलिए पड़ेगा क्योंकि अभी जो टैक्सेस का जो शुरू किया है ना गवर्नमेंट ने, वो लाजमी तौर पर निचले तबके के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जी, कुछ तवक्कुआत हैं, कुछ कहते हैं कि जी अच्छे वक्त का इंतज़ार करें, लेकिन कुछ लोग जिनकी आपने बात सुनी कहते हैं कि वज़ीर आज़म आपने सिर्फ ये कह के घबराएं नहीं, हमारा हशर नशर कर दिया है, और मज़ीद कितना हशर नशर होना बाकी है, क्योंकि अब जब ये बजट बिल की सूरत में आएगा, अभी तो इसको मंजूर कराने का एक मामला है, ज़ाहिर है अभी तो खाने पीने की अशियाँ ज़्यादातर वो बहुत महंगी हो गई हैं, बेकरी की अशिया थोड़ी सस्ती कर दी गई हैं। बाबर डोगर साहब, तो ये बात कह रही हुकूमत कि रोटी कम खा लें, केक खा लें। सुमैया, जब इमरान खान साहब इलेक्शन से पहले 100 दिन का मंसूबा दे रहे थे, उस वक्त इनको पता नहीं था कि मुल्क में 26,000 अरब रुपए का कर्जा है। पूरी कौम को ये सुनहरे ख्वाब दिखा रहे थे और लोग ये समझ रहे थे कि खान साहब आएंगे और दूध की और शहद की नदियाँ बहनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन जब ये गवर्नमेंट आई तो पता चला कि इनके पास तो बैकअप प्लान ही कोई नहीं है। मगर सिचुएशन तो सामने थी, इकोनॉमी की सिचुएशन बिल्कुल सामने थी, लेकिन ख्याल ये था कि इनके पास जी बॉक्स कोई थिंकिंग होगी, कोई नई चीज़ आएगी और बेहतर हो जाएगी। उसके बाद आप देखें इन्होंने ऑस्टेरिटी ड्राइव, गवर्नर हाउस जो है वो खोल दिए जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ में तब्दील कर दिए जाएंगे, उसके बाद हुकूमती अखराजात कम किए जाएंगे। कुछ नहीं हुआ 100 दिनों में, कोई एक चेंज नहीं आई। चले अब बजट आ गया, बजट में अब मुझे तो नहीं समझ आ रही कि 5,555 अरब रुपए के कर्जे कह रहा लोन या रेवेन्यू कलेक्शन का हदफ रखा गया है। लास्ट टाइम 4,000 अरब रुपए का रेवेन्यू कलेक्शन था, उसमें भी से 40 से 50% शॉर्टफॉल था। अब तकरीबन इन्होंने 44% रेवेन्यू के अदाब बढ़ा दिए हैं। तो मुझे तो नहीं समझ आ रही कि ये कैसे पहले शॉर्टफॉल था कि अब कैसे ये जो मतलूबा हदफ है उसको हासिल करेंगे। बाबर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी?
जी जी आ रही है। बाबर साहब, मजे की बात तो यही है ना कि 5,555 अरब रुपए का जो टैक्स कलेक्शन का हदफ रखा गया है वो कैसे पूरा होगा? क्योंकि यहाँ पर 3.5 तक कहानी रुक गई थी 10 माह में, वो टैक्स हदफ भी पूरा नहीं कर पाई हुकूमत। तो ऐसी कौन सी जादू की छड़ी होगी या ऐसे कौन से फॉर्मूले होंगे जिससे ये हदफ पूरा हो जाएगा? समैया देखें, जो सबसे अहम और की चीज़ होती है ना वो आपकी गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जिसके ज़रिए से आप लोगों को मजबूर करते हैं कि वो रेवेन्यू दें, टैक्स कलेक्शन में हिस्सा लें। जो मुझे नज़र आ रहा है उनकी गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं पंजाब में हूँ, पंजाब में मुझे तो कोई ऐसी गवर्नेंस नज़र नहीं आ रही, कोई ऐसी खास एडमिनिस्ट्रेशन नज़र नहीं आ रही। नैब की चीज़ आप देख लें तो आप अभी देखें कि गवर्नमेंट ने जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम लेके आई है वो फेल हो गई है। उसकी वजह ये है कि नैब का जो सिस्टम है वही गलत है। जो करप्ट है उसको बेल मिल जाती है, वो अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया, किसी एक चोर से 1 रुपया ये रिकवर नहीं कर सके। तो लोगों को नज़र आ रहा है कि एक अच्छा वकील करो और आराम से आप सारी जो आप चीज़ों से निकल जाओ। उसके बाद आप एक और चीज़ नोट करें, इन्होंने जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो गरीब लोगों के लिए रखा है उसमें इन्होंने 5,000 से 5,500 रुपया कर 500 रुपये का इंक्रीज कर दिया है। लेकिन पिछले साल बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो था वो 125 अरब रुपया था, इस दफा 110 अरब रुपए रखे हैं, यानी कि 15 अरब रुपए उसमें से भी काट लिए हैं। इसका मतलब ये है कि बेताशा ऐसे घर बहुत सारी अच्छी चीजें कहीं ना कहीं हैं, लेकिन आवाम को कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा। डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान शाह साहब, लोग ये कह रहे हैं कि इस बजट में नया क्या है, क्योंकि जितनी भी खाने पीने की बेशतर अशियाँ हैं उनको महंगा कर दिया गया है, तो महंगाई तो मजीद बढ़ रही है, तो रिलीफ कहाँ है इस बजट में आवाम के लिए? देखिए, आई थिंक कि एक तो ये है कि एक टफ टाइम है जिसमें ये बजट बन रहा है। ये तो नहीं है कि कोई नॉर्मल हालात हैं। आपके ऊपर 100 अरब डॉलर का बैरून मुल्क का कर्जा है, पहाड़ बना हुआ है, वो बैठा हुआ है। अंदरून मुल्क कर्जे जो है वो पता नहीं 30,000 अरब के वो बैठे हैं। 3,000 अरब तो उनकी सूद में ही देना पड़ रहा है। तो ये नॉर्मल हालात नहीं है। लेकिन अगर इसमें आप ये देखें कि डेवलपमेंट साइड पे बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स डाले गए हैं। आपके पानी के ऊपर, वाटर के ऊपर पहली दफा आपका फोकस आ रहा है। बादशाह डैम का आ रहा है, मोहम्मद डैम का आ रहा है। उसके बाद ज़राअत पे 280 बिलियन का एक प्रोग्राम है जो कि ज़राअत में क्योंकि गुर्बत आपकी जो है वो देहाती इलाकों में है, वहाँ पे आप अगर ज़राअत में अच्छी वैल्यू क्रिएट कर लें लोगों में, वहाँ पे एक जान पड़ जाएगी, उनकी एक आमदन में इजाफा होगा। सो उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। फिर उसके साथ साथ आप देखें कि ये जो सोशल प्रोटेक्शन नेट की जो आप बात कर रहे हैं उसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ साथ एक एहसास प्रोग्राम भी चल रहा है और उसके साथ एक यूथ का जो है लोन प्रोग्राम भी है। 100 अरब का वो यूथ लोन प्रोग्राम है। अच्छा, ऐसे प्रोग्राम्स माजी हुकूमतों में लाए गए। सॉरी टू इंटरप्ट यू सलमान साहब, ऐसे प्रोग्राम जो नौजवानों के लिए माजी हुकूमतों में लाए गए कामयाब नहीं हुए हैं। ये कामयाब कैसे होगा? जनरेशन होगी, इससे इनकम भी जनरेट करेंगे। रूरल एरियाज में होगी, शहरों के प्रोग्राम्स हैं, कराची का प्रोग्राम है, क्वेटा का प्रोग्राम है, फाटा का प्रोग्राम है। ये सारी जो एरियाज हैं इनमें बहुत अनसर्टेनिटी और गैर यकीनी है जहाँ पे अब आप फोकस कर रहे हैं। और सो आई थिंक कि इसको मजमूई तौर पे जब आप देखते हैं तो इसमें पाकिस्तान के लिए बेशुमार है। सोशल प्रोटेक्शन नेट में खासा फोकस है और वजीर आज़म पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं सोशल प्रोटेक्शन नेट में। सो ऐसा पहले आई डोंट थिंक कि इस किस्म का फोकस है और आगे चल के और भी होगा। और ये उस वक्त हो रहा है जब एक IMF का प्रोग्राम भी आपके ऊपर फिट हो रहा है। और आपको पता है कि एक दफ़ा IMF का प्रोग्राम होता है तो वो तो आपको जकड़ लेते हैं इन चीज़ों से, लेकिन वो फिर भी डेवलपमेंट प्रोग्राम डबल किया जा रहा है और अच्छे एरियाज में इन्वेस्ट किया जा रहा है। फिर ये भी है कि आपके साथ CPEC के ऊपर भी खासी रकम रखी गई है ताकि CPEC के
जो प्रोजेक्ट्स हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हैं। तो अगर हम ये अच्छे तरीके से कर सके और अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन चल पड़ी तो उससे मेरा ख्याल है आम आदमी को बहुत फायदा होगा। तकलीफ तो डेफिनेटली होनी है, क्योंकि आपके जो पहाड़ आपके ऊपर प्रॉब्लम्स के डाले गए हैं उनका भी इजाला अवाम नहीं करना है। और आज अगर पाकिस्तान की देखा जाए कर्जों का जो पहाड़ है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना नहीं था। और मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने बड़ा अच्छा बताया कि 6,000 अरब से लेके 31,000 अरब के कर्जे जात कर दिए गए। अच्छा सलमान साहब मुझे ये बताइए, उस कॉन्टेक्स्ट में देखें, एक तरफ बहुत मुश्किल हालात हैं, दूसरी तरफ सोशल प्रोटेक्शन नेट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तीसरी तरफ डेवलपमेंट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। सलमान साहब मुझे बताइए, बजट खसारा पूरा करने के लिए हुकूमत स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लेगी तो ये खसारा कैसे पूरा किया जाएगा? जी ये जाहिर है कि आपको फिर कमर्शियल बैंक से लेने पड़ेंगे कर्जे, आपको जो कैपिटल मार्केट्स हैं उनमें से करने पड़ेंगे, आपको अपने ये सेविंग स्कीम्स करनी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें हैं जिससे आपको ये सेविंग्स मोबिलाइज करनी पड़ेंगी। तो पहले तो बड़ी आसान बात थी ना कि स्टेट बैंक को आप कहते थे नोट छाप दो तो वो नोट छाप देते थे, अब नोट नहीं छपेंगे, अब आपको कैपिटल मार्केट्स का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है। और हो सकता है सुकूक्स करें, आप बॉन्ड्स करें, आप ये जो आपका है नेशनल सेविंग स्कीम्स के प्रोजेक्ट्स होंगे। तो आई थिंक ये हालात के मुताबिक बहुत अच्छा बजट। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सलमान शाह साहब कहते हैं, बाबर साहब लास्ट कमेंट, जो हालात के हालात हैं, इमरजेंसी हालात हैं, उसके मुताबिक तो बड़ा मुतवाज़िन बजट है। देखें जो मुल्की हालात हैं उसके मुताबिक तो मुतवाज़िन बजट है, लेकिन गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर का पहिया चलाना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट के लिए। डॉलर महंगा, तेल महंगा, गैस बिजली महंगी है, उसके बाद टैक्सेस की भरमार है, तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? इंडस्ट्री तो तब चलेगी जब आपकी इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कंपैटिबल होंगी। प्राइसेस कंपैटिबल नहीं है, प्रोडक्ट महंगी बन रही है। यही बात हमारा यूथ साहब भी कर रहे हैं, फिर तो नया किया है। बिल्कुल सही, इंडस्ट्रियल सेक्टर को चलाएं। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया बाबर डोगर साहब आपका भी। और प्रोग्राम का इख्तिताम करते हुए मैं भी यही कहना चाहूँगी बस कि हुकूमत कह रही है कि ज़ाहिर मुश्किल हालात हैं। हम तो बचपन से यही सुनते आए कि मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, बहुत ही मुश्किल हालात हैं। इन मुश्किल हालात में आवाम को साथ देना होगा। हमेशा आवाम की जेब से ही पैसा निकाल के मुल्क के हालात ठीक करने की कोशिश की जाती है, अब भी यही कोशिश की जा रही है। ये सिलसिला आखिर रुकेगा कहाँ? ये कहीं रुकेगा या फिर आवाम ख़त्म हो जाएगी और ये सिलसिला कहीं नहीं रुकेगा। गुर्बत ख़त्म करते करते हर हुकूमत गरीब को ही ख़त्म करने पर क्यों तुल जाती है? ये एक सवाल है जो इस नई हुकूमत से और इस नए पाकिस्तान की हुकूमत से हम ज़रूर करेंगे और हमें उम्मीद है कि जवाब भी कहीं ना कहीं से हमें मिलेगा ज़रूर। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से जाती दीजिए, इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।